हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू फंडा ऑफ द डे। तो जो भी इस चैनल पर न्यू है, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू फंडा बॉक्स। और मैं आपको बता दूं कि हमारी एक बहुत अमेजिंग सी सीरीज चल रही है जिसका नाम है फंडा ऑफ द डे। हम हर दिन एक इंपॉर्टेंट फंडा यहाँ पे डिस्कस करते हैं और सिर्फ कहने को इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गारंटी हमें 4 नंबर दिलाता है क्योंकि ये पैटर्न यूज के अराउंड बना है जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी की न्यू एनसीईआरटी में ऑलरेडी आप जानते हो ट्रांसपोर्ट मिनरल हटा दिया है। 5 चैप्टर्स जो बहुत सारी वेटेज रखते थे, हर बार क्वेश्चन आता था, 2 चैप्टर हटा दिए उसमें से। इसका मतलब बाकी 3 चैप्टर्स पर जो है अब हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, ज्यादा मेहनत से पढ़ना होगा क्योंकि उन तीनों को ही उस वेटेज को संभालना है। बेटा टॉपिक्स कम हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन में जो आने वाले हैं वो कम नहीं हुए हैं, तो बाकी चैप्टर्स हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। प्लस वो टॉपिक जो बार बार आए हैं वो तो ऑफकोर्स हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए जैसे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट में मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया, हम वैसे ही फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के भी वो पाथवे जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं विच इज C4 पाथवे, उसको हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट की अगर मैं बात करूं तो वहां एरोबिक रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको टाइम दे रही हूँ ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने के लिए, थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस को मल्टीपल रिविजन दे दो तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी करेंगे। वही फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर की बात करूं तो 2 ऐसे टॉपिक है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, C4 पाथवे से आते हैं। और एक टॉपिक आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, वेयर आर एटीपी एंड एनएडीपीएच टू यूज्ड, यानी वही केल्विन साइकिल का इंट्रोडक्शन, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों पाथवे पूरे चैप्टर में मेजर क्वेश्चन रखते हैं। अगर मैं C4 पाथवे की बात करूं तो पिछले 5 साल में 2019 से 2023 तक अगर आप देखोगे तो 3 बार क्वेश्चन आया। 5 साल में 3 बार आना अच्छा खासा बताता है, प्रूफ है इस चीज का कि क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है और ये अच्छा खासा वेटेज हमारे लिए रख रहा है। और बहुत सिंपल सा पाथवे है, तो मिलकर मिलकर इसको समझ लेते हैं और यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं। तो C4 पाथवे यानी कि आज हम आ गए हैं फंडा नंबर 6 पे। आओ अपनी नोटबुक खोल लो जिसमें आप सारे फंडास मेरे साथ लिख रहे हो, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में मदद करेंगे। जो नहीं नोट्स बना रहे हो उन्हें मैं दोबारा कह दूंगी, प्लीज नोट्स बना लो वरना कोई फायदा नहीं है। कुछ तो फायदा हो ना इस लेक्चर को देखने का, तुम्हारे पास लास्ट में कुछ कलेक्ट हो जिसको तुम रिवाइज कर सको, तो जरूर से अपनी नोटबुक्स में इन फंडास को लिख लेना। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? C4 पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। देखो इससे पहले कि मैं C4 पाथवे की तरफ बढ़ूं और डिटेल में डिस्कस करें, कुछ चीजें जो आपको C3 पाथवे के बारे में पता होनी चाहिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक साइकिल होती है जिसे आप C3 साइकिल बोलते हो, जिसे केल्विन साइकिल भी बोलते हो। जब हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में, मतलब खाना बनाना है, शुगर बनानी है। शुगर कैसे बनेगी? रिएक्शन हमारे पास क्या है, आपको CO2 लेना है, वाटर लेना है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में आप शुगर बनाओगे, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी, यही हमारे पास रिएक्शन है, यही करना होता है। डार्क रिएक्शन में यही होता है। और कौन सी ऐसी साइकिल है जो सबसे बेसिक पाथवे, मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, C3 में भी डिस्कस करेंगे, बट कौन सी ऐसी साइकिल है जो बहुत ही बेसिक पाथवे है? प्लांट चाहे कैसा भी हो, C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो, कैम पाथवे वाला प्लांट हो, प्लांट कैसा भी हो, एक बेसिक पाथवे जो हर प्लांट के अंदर शुगर बनाने का काम करती है वो है C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। ये आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट बेसिक पाथवे में आपके पास आ जाता है, ये मोस्ट बेसिक पाथवे में आपके पास आ जाता है। कई बार इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विच पाथवे इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। प्लांट C3 हो, प्लांट C4 हो, फर्क नहीं पड़ता, C3 तो दोनों में होता है। ये मोस्ट बेसिक पाथवे होता है। और याद रखना, शुगर बनाने के लिए जो पाथवे हम लोग फाइनली यूज करते हैं ना CO2 को फिक्सेशन करने के लिए, वो यही यूज करते हैं। प्लांट चाहे कैसा भी हो, CO2 फिक्सेशन करने के लिए, शुगर बनाने के लिए हम जो पाथवे यूज करते हैं हम ये वाला करते हैं। ये बात याद आई सबको? ठीक है। C3 साइकिल का अगर थोड़ा सा रिकैप देखो या एनसीईआरटी खोल के पेज देखोगे तो 3 स्टेप में पूरी C3 साइकिल आपको बताई हुई है। पहले कार्बोक्सिलेशन करना होता है, फिर रिडक्शन करना होता है, फिर रीजनरेशन करना होता है। मैं स्टेप्स पे नहीं जा रही, पर पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें आप एटमॉस्फेयर से CO2 को पकड़ते हो और फिक्स करते हो। फिक्स करने में आपको एक एक्सेप्टर चाहिए होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर चाहिए होता है जो CO2 को पकड़ने का काम करे, और इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। आप CO2 को पकड़ लेते हो, इसको कहते हो आपने CO2 का फिक्सेशन कर दिया। CO2 के फिक्सेशन करने के लिए ही ये वर्ड यूज किया जाता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन एक्चुअली क्या बता रहा है कि आपने CO2 का फिक्सेशन कर दिया। ये कौन सी CO2 है? ये वही CO2 है जो आपके पास एटमॉस्फेयर से आई है और आपको इसका यूज कर कर ग्लूकोज बनाना है। तो आप सबसे पहले उसको पकड़ते हो, पकड़ने के लिए कोई एक्सेप्टर होना चाहिए और एंजाइम होना चाहिए। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम का नाम है रुबिस्को। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम का नाम है रुबिस्को। रुबिस्को पे क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम हम बायोस्फीयर में किसको बोलते हैं? रुबिस्को को बोलते हैं। ये बात जरूर से याद रखना।
रुबिस्को काम करेगा अपना, CO2 फिक्सेशन करेगा। आपने फिक्सेशन किया, आपको 2 मॉलिक्यूल 3PGA के मिलते हैं, फिर आप उसका रिडक्शन करते हो, रीजनरेशन करते हो। पूरे स्टेप के अंदर ATP का भी खर्चा होता है, NADPH का भी खर्चा होता है, पर फाइनली एक ग्लूकोज मिल जाता है। केल्विन साइकिल को 6 टाइम्स चलाना पड़ता है। ये साइकिल को 6 टाइम्स रन करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब ये साइकिल रन होती है, एक बार के पूरे प्रोसेस में तो एक ही CO2 फिक्स होता है, और ग्लूकोज में होते हैं 6 CO2। तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए ये साइकिल को 6 बार चलना पड़ता है, तो जाकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। बनने के लिए कुछ ATP और NADPH का खर्चा होता है, क्वेश्चन वहां से भी होता है। ये सिर्फ मैं एक रिकैप दे रही हूँ। अगर आपने C3 साइकिल पढ़ी है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ी है तो इसी फंड ऑफ द डे सीरीज में मैं आपको C3 साइकिल भी पढ़ाऊंगी, पर C4 पढ़ने के लिए C3 का थोड़ा सा रिव्यू चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, याद रखना है, जब C3 साइकिल चलती है तो एक बार एक साइकिल को चलाने में, एक C3 साइकिल को चलाने में 3 ATP का खर्चा होता है, 2 NADPH2 का खर्चा होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और मुझे पता है ये साइकिल कितनी बार चलती है, 6 टाइम्स चलती है। ये साइकिल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, अगर मुझे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो ये साइकिल 6 बार चलती है। 6 बार चलने का मतलब 18 मॉलिक्यूल्स ATP के यूज हो जाएंगे। 6 into 3 18 एंड 6 into 2 12 12 NADPH2 खर्च हो जाए। तो हमने क्या देखा, एक साइकिल है, केल्विन साइकिल है, हर प्लांट में होती है। प्लांट चाहे C3 हो चाहे C4 हो, फर्क नहीं पड़ता, बहुत बेसिक पाथवे है। काम क्या होता है, हवा के CO2 को पकड़ना और ग्लूकोज बनाना। ये साइकिल 6 बार चलेगी तो ग्लूकोज बनेगा। एक बार जब ये साइकिल चलती है तो 3 ATP और 2 NADPH2 का खर्चा होता है। अगर ये साइकिल 6 बार चलेगी तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 का खर्चा होता है। यही एरिया है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, उसको बड़ा मजा आता है यहाँ से क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, बढ़िया चल रहा था, साइंटिस्ट को पता था साइकिल है, काम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अचानक से कुछ साइंटिस्ट को कैसे प्लांट मिले, C4 प्लांट मिले। उनको इस बार शुगर बनते देखने के लिए जब वो पूरा प्रोसेस स्टडी कर रहे थे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल चलते हुए नहीं दिखी, उनको एक एडिशनल साइकिल दिखी जिसका नाम होता है C4 साइकिल या C4 पाथवे। उनको एक एडिशनल पाथवे मिला जो कि बाद में जाकर C3 कर रहा था, पर पहले पूरा एक अलग पाथवे था। क्योंकि साइंटिस्ट को नहीं पता ना बेटा खाना कैसे बन रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन ले रखा है, वो उस रेडियो एक्टिव कार्बन को ट्रेस कर रहे हैं कि अच्छा हवा का CO2 फिक्स करने के लिए वो कार्बन कहाँ 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 जाता है। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन दिया, C4 प्लांट को दिया और वो स्टडी करने लगे। तो इस बार ये कार्बन रुबिस्को एंजाइम के पास नहीं आया, इस बार ये कार्बन रुबिस्को एंजाइम के पास नहीं आया, इस बार इस कार्बन को RUBP पकड़ने नहीं आया। मतलब जैसा C3 साइकिल चलती थी वैसा कुछ हुआ ही नहीं। इस बार एक नया पाथवे इनको मिला, तो वहां से डिस्कवरी होती है C4 पाथवे की। C4 पाथवे जिन प्लांट्स में मिलता है उनको हम कहते हैं C4 प्लांट। जिन साइंटिस्ट ने हमें इसके बारे में बताया था उनका नाम है हैच एंड स्लैक, इसलिए इस पाथवे को बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। बढ़िया, ये चीज क्लियर होती है हमें अच्छे से। कुछ अलग प्लांट में एक अलग पाथवे चल रहा था जिसको बोलते हैं C4 पाथवे। किसने ढूंढा, हैच एंड स्लैक नाम के 2 साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको कहते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। बेटा ये C3, ये C4 ऐसे वर्ड्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, C3 C4 का क्या मतलब होता है। C3 C4 आपको बता रहा है 3 कार्बन 4 कार्बन, आपको इसके बारे में बता रहा है। जब आप C3 साइकिल के बारे में पढ़ते हैं और कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, तो उस CO2 को फिक्स करने आता है एक RUBP का मॉलिक्यूल। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में ये RUBP का मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करके किस में कन्वर्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जैसी हवा से CO2 पकड़ रहे हैं और रुबिस्को उसको फिक्स कर रहा है, तो पहले ही स्टेप में जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3PGA बनता है। और 3PGA 3 कार्बन का बना होता है। 3PGA एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या है, C3 साइकिल। ये चीज क्लियर हुई, इसीलिए इस साइकिल का क्या नाम है, C3 साइकिल। बहुत बढ़िया। लेकिन वहीं जब हैच और स्लैक नाम के साइंटिस्ट इस पाथवे को स्टडी कर रहे थे C4 प्लांट में, इन्होंने देखा कि जैसे ही CO2 का फिक्सेशन होता है, जैसे ही CO2 का फिक्सेशन होता है, इस बार जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना। बेटा इस बार जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी कि OAA बना, और OAA
4 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इस साइकिल को क्या नाम दिया जाता है, C4 पाथवे। नाम C4 क्यों है समझ में आया? पहली बार जब CO2 का फिक्सेशन हुआ तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना जो 4 कार्बन का कंपाउंड था, इसीलिए C4 पाथवे। किस साइंटिस्ट ने ढूंढा? हैच एंड स्लैग, इसलिए नाम क्या है, हैच एंड स्लैग पाथवे। अच्छा, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये C4 प्लांट C3 प्लांट से अलग क्यों है। आपकी एनसीईआरटी पहली पैराग्राफ में बताती है कि C4 प्लांट थोड़े से स्पेशल है, थोड़े से खास है, इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि C3 प्लांट में नहीं देखने को मिलती, इसलिए ये स्पेशल है। ये स्पेशल क्यों है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें C4 प्लांट में देखने को मिलती है कि ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। ये हाई टेम्परेचर में बढ़िया फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को सरवाइव कर जाते हैं, बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी है उसको भी सरवाइव कर जाएंगे, हाई टेम्परेचर है उसको भी सरवाइव कर जाएंगे। तो स्पेशली लिखा हुआ है कि ये प्लांट्स आपको ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलते हैं। ये प्लांट्स आपको ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को ये सरवाइव कर सकते हैं। और बताओ, और इनके अंदर खास चीज है कि इनको वाटर को यूज करने की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। वाटर को यूज करने की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ये जितना खाना बनाएंगे, जितना बायोमास है इनका, बायोमास प्रोडक्शन भी ज्यादा है, बायोमास प्रोडक्शन भी इनमें ज्यादा है। मतलब बहुत सारी चीजें हमें अच्छी देखने को मिल रही है। टेम्परेचर में रह पा रहे हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को सफर टॉलरेट कर पा रहे हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी है, खाना ज्यादा बना रहे, बायोमास अच्छा, तो बहुत सारी अच्छी चीज है। तो जी हाँ, C4 प्लांट एफिशिएंसी वाइज C3 प्लांट से बेटर होते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए अगर C3 और C4 को कंपेयर किया जाए तो C4 टाइप के प्लांट एफिशिएंसी में बेटर होते हैं, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद इतने सारे स्पेशल पॉइंट हमने पढ़ लिए, लेकिन फिर हमें इनके अंदर एक बहुत स्पेशल पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, जहां से क्वेश्चन है आता है, वो क्या है कि एक C4 प्लांट की लीफ को जब देखा तो उसकी लीफ के अंदर एक बहुत स्पेशल तरीके की एनाटॉमी देखने को मिलती है बेटा। अंदर से जब आप एक लीफ को देखते हो तो आप एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि एपिडर्मिस होता है, वैस्कुलर बंडल होता है, मीजोफिल होते हैं, स्टोमेटा होता है, पूरी एनाटॉमी पढ़ी थी। लेकिन C4 प्लांट की लीफ की एनाटॉमी देखी तो कुछ अलग ही थी। इनके अंदर स्पेशल एनाटॉमी प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। ये क्रैन्स एनाटॉमी से डायरेक्टली वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। क्रैन्स का क्या मतलब है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्रैन्स एनाटॉमी किस में मिलती है, C3 में मिलती है या C4 में मिलती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्रैन्स एनाटॉमी को C4 प्लांट से मैच द फॉलोइंग आ सकता है। तो क्रैन्स पर क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रखना। तो मैं C4 प्लांट को पढ़ रही थी, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने देखा इनकी लीफ पे तो अलग तरीके की एनाटॉमी मिल रही है, उस एनाटॉमी को हमने क्या कहा, क्रैन्स एनाटॉमी। C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं, इन एग्जांपल्स को याद कर लो क्योंकि एग्जांपल से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 3 ही एग्जांपल या चलो 4 एग्जांपल यहाँ पर याद कर लो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को बताती हूँ मास। इस एग्जाम्पल को याद करने की शॉर्ट फॉर्म आप रख सकते हो मास, MASS मास। M से आपके पास आ जाएगा मेज, A से आपके पास आ जाएगा एमेरेंथस, ठीक है, S से आपके पास आ जाएगा सोरगम, और S से आपके पास आ जाएगा शुगर केन। ये 4 एग्जाम्पल हैं आपके पास, जो कि किसके एग्जाम्पल है, C4 प्लांट के। बाकी कोई भी एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो C3 प्लांट का, तो कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। अलग प्लांट है, C4 प्लांट है, 4 एग्जाम्पल याद रखेंगे। एक खास तरीके की एनाटॉमी मिल रही है जिसको बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। अब ये क्रैन्स एनाटॉमी क्या है इसको समझो। पहले तो ये देखो, जब नॉर्मली कभी भी लीफ के बारे में आप बताया जाएगा, जिसको एनाटॉमी नहीं याद, मैं थोड़ी सी बता दूं, तो दोनों तरफ एपिडर्मिस होता है, ठीक है। एपिडर्मिस के बीच में एक पोर प्रेजेंट होगा जो कि स्टोमेटा का पोर होगा। यहाँ पर भी एपिडर्मिस है, दोनों तरफ आपको एपिडर्मिस मिलेगा। यहाँ पर कुछ वैस्कुलर बंडल होगा, मीजोफिल सेल्स होंगे। मीजोफिल सेल्स 2 तरीके के, स्पंजी पैरेन्काइमा भी होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ऐसी एनाटॉमी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब हम C4 प्लांट को स्टडी कर रहे थे तो हमें कुछ अलग ही दिखाई दिया। नॉर्मली जब हम एक लीफ की एनाटॉमी देखते हैं तो बीच में वैस्कुलर बंडल है, मान लेते हैं मेरा वैस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम है, उसके आसपास बिखरे हुए बहुत सारे मीजोफिल सेल होते हैं। और हमें पता है मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस इन्हीं मीजोफिल सेल में होता है, क्योंकि इन्हीं मीजोफिल सेल के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, यही आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो वैस्कुलर बंडल था, मीजोफिल बिखरे हुए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन C4 प्लांट्स में हमें वैस्कुलर बंडल के अराउंड एक बहुत थिक वोल्ड, एकदम थिक वोल्ड मोटे सेल्स मिले, जिन्होंने पूरे वैस्कुलर बंडल को सराउंड किया हुआ है सेवरल लेयर्स में। थिक वोल्ड है, किसी चीज को अपने अंदर एंट्री नहीं दे रहे, और इन स्पेशल सेल्स को कहा जाता है बंडल शीथ सेल्स। C3 प्लांट में ये सेल नहीं मिलते, ये सेल सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं, C4 प्लांट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो हमने क्या देखा इस एनाटॉमी में कि ये अगर मेरा वैस्कुलर बंडल था, मैं आपके लिए ड्रॉ कर लाई हूं, तो वैस्कुलर बंडल के बाहर
कुछ ऐसे सेल्स थे जो कि बहुत मोटे थे। क्या क्या प्रॉपर्टी इन सेल्स की मैं यहीं पर लिख देती हूँ। ये कुछ ऐसे सेल्स थे जो कि थिक वोल्ड थे, अच्छे खासे मोटे सेल्स थे, इनकी वॉल्स बहुत थिक थी ताकि किसी की भी एंट्री अलाउ ना हो। इनके बीच में इंटरकनेक्टेड स्पेस नहीं था, बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं दे रखा, एकदम टाइट है, एकदम टाइट है। देखो एक तो मोटी मोटी सी वॉल्स हैं और एकदम चिपकी हुई है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। दिख रहा है, रटने की बात नहीं है, सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या देखा कि C4 प्लांट में ऐसे थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट है। नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस इनके पास नहीं है। ये अराउंड वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट है, जस्ट वेस्क्यूलर बंडल के बाहर प्रेजेंट है इन सेवरल लेयर्स। ये सेवरल लेयर्स बना रहे हैं अराउंड वेस्क्यूलर बंडल, अराउंड वेस्क्यूलर बंडल। ये जो स्पेशल तरीके के सेल हमें देखने को मिले जिन्होंने एक राउंड एक लेयर बनाई है वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड, इन स्पेशल सेल्स को कहा जाता है बंडल शीथ सेल्स। ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं इनका नाम होता है बंडल शीथ सेल्स। BSC भी इन्हें कहा जाता है, इनका नाम होता है बंडल शीथ सेल। क्या मुझे C3 में दिखाई दिए? नहीं। पर क्या मुझे C4 में दिखाई दिए? बिल्कुल। जस्ट वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड इन्होंने लेयर बनाई होती है, थिक वॉल्ड मल्टीपल लेयर्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बंडल शीथ। और बंडल शीथ के बाहर बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल। मीजोफिल तो वैसे ही है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मीजोफिल होते हैं वैसे ही है, लेकिन अलग चीज मुझे क्या मिली? बंडल शीथ सेल्स। थिक वॉल बंडल शीथ सेल्स लेयर बनाकर वेस्क्यूलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट थे। इस एनाटॉमी को कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एनाटॉमी हम सबको समझ में आती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, क्रैन्स का मतलब क्या है? इस क्रैन्स वर्ड का मतलब होता है रेत। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। आपने कोई ना कोई ऐसी एनिमेटेड मूवी जरूर देखी होगी जिसमें कोई जंगल की परी है, कोई जंगल की ऐसे मतलब समवेयर जंगल क्वीन आपको दिखाई दी होगी, जिसके अंदर ना उनके सिर पे ताज रखे जाते हैं। और वो क्राउन किस तरीके से बने होते हैं? इस तरीके से लीव्स के, बहुत सारी लीव्स हैं, सराउंडिंग में लीव्स और फ्लावर्स प्रेजेंट है, इस तरीके से उनका क्राउन बना है, यहाँ पर रख देते हैं। तो ये एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, रेथ ना सर्कल को कहते हैं, इस तरीके से होलो सर्कल को कहते हैं। तो बीच में वेस्क्यूलर बंडल था, उसके अराउंड रेथ बनाया था बंडल शीथ सेल्स ने, इसको बोलते हैं क्रैन्स। क्रैन्स का मतलब होता है रेथ। रेथ इस तरीके से सर्कल में प्रेजेंट होता है। और हमारे बंडल शीथ सेल्स ने भी इस तरीके से लेयर बना रखी थी, लेयर में सराउंड कर रखा था। इसीलिए इस एनाटॉमी को क्या कहते हैं? क्रैन्स एनाटॉमी। ये चीज हमको क्लियर हुई। अब ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये फंडा बॉक्स में है, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आपको फंडा बॉक्स की इमेजेस से मिल जाती है। आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि बीच में अगर वैस्क्यूलर बंडल है, यहाँ एपिडर्मिस है, यहाँ एपिडर्मिस है, यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है, यहाँ पर लेयर बनाकर एकदम थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। उनके बाहर हमारे पास क्या होते हैं? मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट दोनों लेयर में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होती है। अब दूसरा क्वेश्चन कि इस एनाटॉमी की जरूरत ही क्या थी? क्यों बनाई है एनाटॉमी? ये बंडल शीथ सेल्स की आखिर जरूरत ही क्या थी? तो वहां पर आती है लिमिटेशन C3 प्लांट की। इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रुबिस्को के बारे में। अभी मैंने आपको C3 प्लांट पढ़ाया, जिसके अंदर C3 साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया एक एंजाइम है रुबिस्को। ये एंजाइम क्या करता है? ये CO2 और RUBP के फिक्सेशन में मदद करता है। CO2 को फिक्स करना है। RUBP नाम का एक सब्सटेंस है हमारे पास, एक केमिकल सब्सटेंस है हमारे पास, 5 कार्बन का बना हुआ, 5 कार्बन का बना हुआ और CO2 में 1 कार्बन है। इनको ज्वाइन करना है, इनको फिक्स करना है। फिक्स करने में ये एंजाइम मेरी मदद करेगा। और इनको फिक्स करने के बाद आपके पास 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA के। बढ़िया चीज थी, बहुत अच्छा काम रुबिस्को करता है। रुबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म सुनो, इसकी फुल फॉर्म है RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ये जो C और ये O आपको दिखाई दे रहा है, ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। C बताता है कार्बोक्सिलेज, O बताता है ऑक्सीजनेस। यानी कि ये एंजाइम RUBP से CO2 को तो ज्वाइन कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा हुई तो ये
इस CO2 को पकड़ने की बजाय RUBP को ऑक्सीजन पकड़ पकड़ के देने का काम शुरू कर देता है, तब होती है दिक्कत। रुबिस्को एंजाइम डुअल एंजाइम है, उसको दो काम करने आते हैं, उसको कार्बोक्सिलेशन भी करना आता है, उसको ऑक्सीजनेशन भी करना आता है। अब C3 प्लांट थे, C3 साइकिल करते थे, सब बढ़िया चल रहा था। अगर हवा में CO2 O2 से ज्यादा होता था तो C3 साइकिल चलती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं होती थी। अगर हवा में CO2 और O2 बराबर होते थे तब भी C3 साइकिल चलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस रुबिस्को एंजाइम की क्योंकि इस रुबिस्को एंजाइम की ग्रेटर एफिनिटी है CO2 के लिए। इट हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, ये याद रखना। इट हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, तो कोई टेंशन नहीं थी। अगर CO2 और O2 बराबर भी होता था तब भी C3 साइकिल चलती थी, CO2 को पकड़ा जाता था, 3PGA बनाया जाता था, कोई टेंशन की बात नहीं थी। दिक्कत सिर्फ तब आई जब हवा में ऑक्सीजन ज्यादा निकला CO2 से। अब हमारा रुबिस्को मन चला है, उसको CO2 भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। जैसे ही उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिली, उसने ऑक्सीजन पकड़ लिया। उसने ऑक्सीजन पकड़ के किसको दिया? RUBP को दिया। और इस केस में जब RUBP को CO2 ना मिले, ऑक्सीजन मिल जाए, उससे जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। यहां पर RUBP के पास 5 कार्बन थे, लेकिन ऑक्सीजन में तो कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इस 5 कार्बन की वजह से सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनता है 3PGA का, जो कि 3 कार्बन का बना हुआ है, और एक मॉलिक्यूल बनता है बेटा फोस्फोग्लाइकोलेट का। एक मॉलिक्यूल बनता है फोस्फोग्लाइकोलेट का। इतना डिटेल क्या आपको जानना है? नहीं जानना। क्या मैं चीज हटा सकती हूँ? ठीक है, आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से जहां C3 साइकिल चलनी चाहिए थी, इस बार C3 साइकिल नहीं चली। ऑक्सीजन के अटैच होने की वजह से जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं C2 साइकिल। क्योंकि अभी आपके सामने मैंने बताया एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से C3 साइकिल नहीं चल पाई। कौन सी साइकिल चली? C2 साइकिल। C2 साइकिल को कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। ये C2 साइकिल की बहुत दिक्कत है। C2 साइकिल से प्लांट बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? ये साइकिल एकदम वेस्टफुल प्रोसेस है। प्लांट की एनर्जी खा जाएगी, ATP खा जाएगा। जितना उसको ATP यूज मिलना चाहिए था उसके बजाय ATP यूज हो जाता है। हम CO2 को फिक्स कर शुगर बनाना चाह रहे हैं, CO2 हवा में उड़ रहा है, 25% CO2 का नुकसान हो जाता है। फोटो रेस्पिरेशन एक तरीके से इस प्लांट के लिए बहुत बड़ा श्राप है। अगर प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होने लगा या C2 साइकिल बहुत ज्यादा चलने लगी तो प्लांट का नुकसान ही नुकसान है। ATP सारा का सारा यूज हो जाएगा, CO2 वेस्ट हो जाएगा, जितनी शुगर बननी चाहिए थी उतनी शुगर बनेगी नहीं। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को कहा जाता है कि इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। और प्लांट अपनी पूरी जान लगा रहा है, प्लांट सब कुछ करना चाहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरे अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन मत होने दो। मैं सब करने को तैयार हूं, बस मेरे अंदर फोटो रेस्पिरेशन मत होने दो। तो इसी का इंतजाम निकाला है C4 प्लांट्स ने। इसी चीज का जिम्मा उठाया C4 प्लांट ने कि तुम टेंशन मत लो, एवोल्यूशन में हमारे पास ऐसे प्लांट्स आए होंगे, C4 प्लांट्स आए जिन्होंने एक ऐसी एनाटॉमी बनाई जिसमें बेटा फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से नेचर बहुत सुंदर तरीके से ऐसी चीजों का जुगाड़ ढूंढता है। सुनो क्या किया उन्होंने। इन्हें पता था दिक्कत सारी की सारी इस एंजाइम रुबिस्को की है कि ये मन चला है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होती है हवा में, ये ऑक्सीजन पकड़ लेता है, और ऑक्सीजन के पकड़ने से ही फोटो रेस्पिरेशन होती है, हम सबको दिक्कत होती है। तो क्या करो, गेम से रुबिस्को को ही हटा दो। इनको इतना था कि तुम रुबिस्को तक ऑक्सीजन को पहुंचने ही मत दो। उसको ऑक्सीजन दिखेगी नहीं तो फोटो रेस्पिरेशन कभी होगा नहीं। अब ऐसा क्या करे कि रुबिस्को तक ऑक्सीजन ना पहुंचे? कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे रुबिस्को को एक डब्बे में बंद करके रखना पड़ेगा कि जब मैं वो डब्बा खोलूं, मैं उसको CO2 दूं कि दे भाई CO2 तू C3 साइकिल चला, मैं उसके पास कभी ऑक्सीजन आने ही ना दूं। तो वो डब्बा बनाया गया। वो डब्बा कौन था? बंडल शीथ सेल। इतने टाइट थिक वोल्ड, मैं बार बार आपको कह रही हूँ ना, थिक वोल्ड है बेटा, बहुत थिक वोल्ड है, बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। तो ये डब्बा बनाया गया बंडल शीथ सेल का। C4 प्लांट्स ने क्या तरकीब सोची कि क्यों ना मैं ऐसे मोटे मोटी वॉल्स के साथ एकदम पास पास सेल लगाकर एक सेल बनाऊं, बंडल शीट सेल लेयर बनाऊं, और अंदर रखूं। इनको बाहर नहीं रखूंगा, मैं अंदर की तरफ रखूंगा। इन बंडल शीट सेल्स में मैं पैक कर देता हूं एंजाइम रुबिस्को। एंजाइम पैक कर दिया रुबिस्को। देखो मैंने यहाँ पर क्रैन्स एनाटॉमी में जहां बंडल शीट सेल्स बनाए वहां रुबिस्को रखा है। बंडल शीट सेल्स में पैक कर दिया जाता है रुबिस्को का। क्यों इसको अंदर पैक किया? क्योंकि अगर आप एक लीफ को देखोगे तो लीफ के पास स्टोमेटा है। स्टोमेटा वो एरिया होता है जहां से हवा से
CO2 और O2 दोनों की एंट्री अलाउड है। अगर ऑक्सीजन यहां पर आया, ये बाहर की तरफ मीजोफिल सेल है, अगर रुबिस्को बाहर बैठा था, ये ऑक्सीजन पकड़ेगा, फोटो रेस्पिरेशन कर देगा, तो बाहर तो मैं रुबिस्को को रखने का रिस्क ही नहीं ले सकती। तो इन्होंने क्या किया, रुबिस्को को पैक किया और पैक करके कहाँ डाल दिया, बंडल शीट सेल्स में। देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि CO2 जब मेरी मर्जी होगी मैं तब इस बंडल शीट सेल को दूंगा, लेकिन इस बंडल शीट सेल तक कुछ भी पहुंच नहीं पाएगा, ना CO2 ना O2, कोई गैस। बंडल शीट सेल्स में कोई गैस का एक्सचेंज हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, एक तो इतनी मोटी मोटी वॉल्स हैं, अंदर पैक किया हुआ है, बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, तो इसमें कोई गैस आ ही नहीं पाती। और इसके अंदर हमने किसको पैक कर दिया, रुबिस्को को पैक कर दिया। चलो प्रॉब्लम तो सॉल्व कि ऑक्सीजन यहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन CO2 कैसे पहुंचेगी। माना तुमने ऑक्सीजन को रोक लिया, लेकिन CO2 तो पहुंचाओ, वरना ये C3 साइकिल कैसे करेगा। और C3 साइकिल के बिना शुगर नहीं बनती, C3 साइकिल तो चलानी ही पड़ेगी वरना शुगर नहीं बनती। तो एंट्री होती है C4 पाथवे की। C4 पाथवे में उन्होंने एक नया एंजाइम यूज करने लगे जिसका नाम था पेप्केज। इस बार एक नए एंजाइम की एंट्री होती है बेटा, और उस नए एंजाइम का नाम है पेप्केज। बाहर की तरफ उन्हें पता था कि बहुत सारे मीजोफिल सेल बैठे हैं। इन्होंने क्या किया, उस मीजोफिल सेल में एक एंजाइम रख दिया जिसका नाम था पेप्केज। पेप्केज नाम का एंजाइम, उसकी फुल फॉर्म होती है फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये जो केज है ना, केज की फुल फॉर्म है कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम को सिर्फ CO2 फिक्स करना आता है, इसको O2 फिक्स ही नहीं करना आता, तो कोई टेंशन ही नहीं। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि जैसे ही बाहर से CO2 आएगा, इस मीजोफिल सेल के अंदर कौन बैठा है, पेप्केज बैठा है। पेप्केज क्या करेगा, CO2 को फिक्स करेगा। CO2 को पहली बार फिक्स करेगा, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन करेगा। CO2 को पकड़ा जाएगा, पकड़ के इस बार RUBP को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि RUBP को देने का काम रुबिस्को का था। ये एंजाइम रुबिस्को नहीं है, गलती मत करना, ये एंजाइम पेप्केज है। ये हवा से CO2 को पकड़ेगा और पकड़ के किसको देगा, PEP यानी कि फोस्फोइनोल पायरुवेट को, तभी तो इसका नाम पेप्केज होता है। ये एंजाइम क्या करता है, इसके पास फोस्फोइनोल पायरुवेट है, ये उसको CO2 दे देता है। फोस्फोइनोल पायरुवेट बेटा, फोस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और CO2 आपके पास 1 कार्बन है, तो 3 और 1 जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4। तो इन दोनों के जुड़ने से एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसको आप बोलते हो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसीलिए साइकिल का नाम क्या है, C4 पाथवे। आई होप अब चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो। तो इन्होंने क्या किया कि हवा में जैसे ही CO2 आएगा, दोबारा सुन लो, ध्यान से सुन लो, स्टोमा है बेटा, ओपनिंग है, ओपनिंग से ऑक्सीजन भी आ सकता है, CO2 भी आ सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते, दोनों चीजें आएंगी। जैसे ही ऑक्सीजन या CO2 यहाँ पर आएगा, सबसे बाहर क्या मिलेंगे, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में रुबिस्को है, नहीं है, हमने दिया ही नहीं। जब रुबिस्को दिया ही नहीं, तो रुबिस्को से ऑक्सीजनेशन होने की, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ने का कोई चांस ही नहीं है। ऑक्सीजन जुड़ने का कोई चांस ही नहीं है, तो फोटो रेस्पिरेशन का होने का कोई चांस ही नहीं है। चलो फोटो रेस्पिरेशन से तो हम बच गए, बच गए। लेकिन हमने मीजोफिल सेल में एक एंजाइम रखा है जिसका नाम है पेप्केज। पेप्केज क्या करता है, उसको जैसे ही CO2 मिलता है वो उसको PEP से जोड़ देता है, फिक्सेशन कर देता है। वो PEP से उसको अटैच कर एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट। इसीलिए इस पाथवे का नाम है C4 पाथवे। अब जिसको भी लग रहा है कि मैम इसका क्या फायदा, OAA बनाकर क्या फायदा मिला, क्या हमको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाकर, बेटा मुझे रुबिस्को से C3 साइकिल चलवानी है, मुझे रुबिस्को तक किसी तरीके से CO2 पहुंचाना है ताकि शुगर बने, क्योंकि शुगर बनाने का काम रुबिस्को करेगा और कोई नहीं करेगा, ये काम सिर्फ रुबिस्को को आता है। इसके लिए हमने यूज किया, इस्तेमाल किया पेप्केज। हमने कहा कि पेप्केज उस CO2 को पकड़ के लाके देगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा। मैं इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को जैसे तैसे ट्रांसफॉर्म करके किसी भी तरीके से भेजूंगी बंडल शीथ सेल के पास, क्योंकि प्लांट में 2 सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, तो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, सीधी सी बात है। इस सेल और इस सेल के बीच में मैं जानती हूं कि यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन है, मैं यहाँ पर मेरे CO2 को फिक्स कर किसी तरीके से बंडल शीथ सेल्स तक पहुंचा सकती हूँ, और यही किया जाता है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एक ऐसे एसिड में ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा ईजी हो। इस ऑक्सैलो एसिटिक को कन्वर्ट किया जाता है बेटा मैलिक एसिड में या फिर एस्पार्टिक एसिड में। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये दोनों एसिड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना थोड़ा इजी होता है, तो आप मैलिक या एस्पार्टिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर देते हो। अब मैलिक और एस्पार्टिक एसिड भी 4 कार्बन के ही हैं, कोई अलग बात नहीं है, इनके अंदर भी 4 कार्बन के ही हैं, जिनमें से 3 कार्बन PEP के हैं और 1 कार्बन वो हवा से आया हुआ CO2 है जो मुझे रुबिस्को तक जैसे तैसे पहुंचाना है।
जैसे ही मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनते हैं, उन्हें मीजोफिल से भेजा जाता है बंडल शीथ के पास। जैसे ही वो बंडल शीथ में आया, अब कौन आ गया बंडल शीथ में? मैलिक एसिड आ गया या एस्पार्टिक एसिड आ गया। इस मैलिक एसिड के पास 4 कार्बन है, जिसमें से 3 तो पीईपी के थे, लेकिन एक वो हवा वाला था। वो हवा वाला CO2 उसको किसको देना है? रुबिस्को को देना है। जैसे ही ये मैलिक एसिड बंडल शीथ में आता है, ये अपने आप को तोड़ता है, अपने में से CO2 हटाता है, यानी डी कार्बोक्सिलेशन करता है। ये अपना CO2 हटाता है, खुद 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 रिलीज करता है। तो वहां कौन बैठा था? रुबिस्को। बंडल शीट में कौन बैठा था? रुबिस्को। उसको क्या मिला है अभी अभी? CO2। इस CO2 का यूज कर कर वो क्या बनाएगा? शुगर, और प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। क्या कभी भी इस रुबिस्को तक ऑक्सीजन आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? एक तो आपने अंदर पैक कर दिया, डब्बे में डाल दिया, इतनी थिक वॉल है, बिल्कुल स्पेस नहीं है, आ ही नहीं सकता। क्या इस तक CO2 आएगा? आएगा। कौन लेकर आएगा? कोई ना कोई कंपाउंड लेकर आएगा, 4 कार्बन का एसिड लेकर आएगा, जिसका नाम है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। वो आएगा, CO2 को देगा। जैसे ही रुबिस्को को CO2 मिलेगी, वो RUBP से उसको जोड़ के फिर से फिक्सेशन करेगा, फिर से साइकिल घूमेगी, फिर से शुगर बनेगी। इसीलिए C4 पाथवे में कहा जाता है CO2 को 2 बार फिक्स करना पड़ा। पहली बार उसको मीजोफिल सेल ने फिक्स किया और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया। जैसे ही वो बंडल शीट सेल के पास आया, रुबिस्को ने उसे फिर से फिक्स किया दूसरी बार। ये CO2 रिलीज हुआ, रुबिस्को ने फिर से फिक्स किया दूसरी बार। कितनी मेहनत लगी? क्या प्लांट बिना किसी कारण के मेहनत करता है? नहीं। प्लांट ने इतनी मेहनत क्यों करी? प्लांट कह रहा है कि तुम 2 बार छोड़ो, तुम 3 बार फिक्सेशन करवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस फोटो रेस्पिरेशन मत होने, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होने से मेरा बहुत नुकसान होता है। तो ये पूरा C4 पाथवे बना ही इसलिए ताकि किसी भी तरीके से फोटो रेस्पिरेशन को रोका जा सके। C4 पाथवे हम इतनी देर से कह रहे हैं स्पेशल है, स्पेशल है, ज्यादा प्रोडक्शन है, ज्यादा वाटर यूसेज है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी कि कुछ भी हो जाए, फोटो रेस्पिरेशन ना हो। तो इसके स्पेशल होने का 6th और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। इसकी वजह से इस प्लांट में नुकसान नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो C3 प्लांट और C4 प्लांट को अलग करती है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। उन स्पेशल पॉइंट्स में जाकर इसको तुरंत ऐड कर ले, अपने स्पेशल पॉइंट्स में जाकर इसको तुरंत ऐड कर लेना कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। अब एक बार NCERT का हम वो डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। बेटा ऐसे डायग्राम्स के लिए ना, जो चीजें आपको समझने में मदद करती हैं, बहुत से टेबुलर फॉर्म आपको बुक में मिलते हैं। अगर आप बुक ले चुके हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वेरी नाइस। पर अगर आपको एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो जहाँ NCERT पूरी नहीं पढ़ती, वो बुक आपके लिए पूरी पड़ेगी। ऑफर्स चल रहे हैं तो आप अभी भी जाकर अवेल कर सकते हो और बुक आपको मिल जाएगी। तो हमने देख लिया C4 पाथवे में क्या होता है, बट हमें एक डायग्राम दे रखा है NCERT में जिसमें स्टेप्स बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं। तो मैं इसका भी एक बार ओवरव्यू आपको जरूर दूंगी। हमने क्या किया, जो मैंने यहाँ पर आपको क्रैन्स एनाटॉमी दिखाई थी बेटा, जो मैंने यहाँ पर आपको क्रैन्स एनाटॉमी दिखाई थी, ऐसे सोचो, एक मीजोफिल और एक बंडल शीट सेल मैंने यहाँ से काट लिया। ये बाहर की तरफ मीजोफिल है, ये अंदर की तरफ बंडल शीट है, ये बात आप जानते हो। आप ऐसे सोचो, मैंने इतना सा हिस्सा कट कर लिया और कट कर कर अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है, तो बाहर की तरफ एक मीजोफिल है, अंदर की तरफ एक बंडल शीट है। मैं कट कर कर यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि आप देख सको। मीजोफिल के बाहर स्टोमा था, तो स्टोमेटा से CO2 आया होगा, उस CO2 की एंट्री हुई होगी। एटमॉस्फेयर से CO2 आता है बेटा, CO2 की एंट्री होती है। CO2 आया, इस बार CO2 किससे फिक्स होगा? RUBP से होगा? नहीं, किससे होगा? PEP से। PEP यानी फोस्फोइनोल पाइरूवेट। ये CO2 वाटर के साथ बाइकार्बोनेट बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन आपको दिखाया हुआ है। इस CO2 को आप फिक्स करते हो फोस्फोइनोल पाइरूवेट से, जो खुद 3 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है। इसको आप बोलते हो फिक्सेशन। फिक्सेशन कौन करता है? पेप्केज। एंजाइम का नाम क्या है? पेप्केज। ये एंजाइम CO2 को फिक्स कर कर एक 4 कार्बन का एसिड बनाता है, जिससे आप बोलते हो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसीलिए इसको C4 पाथवे कहा जाता है। लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में इतना सिंपल नहीं होता। NCERT के पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही, कि इसको कन्वर्ट करना पड़ता है या तो मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड। आप कन्वर्ट कर देते हो, ये सब 4 कार्बन के, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये सब 4 कार्बन के। फिर इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है, तो ये मैलिक एसिड यहाँ पर आ जाएगा, ये एस्पार्टिक एसिड यहाँ पर आ जाएगा। ये 4 कार्बन का एसिड जो आपके पास है, चाहे मैं बोलूँ मैलिक एसिड है, ये एस्पार्टिक एसिड है, ये कहाँ आ चुका है? बंडल शीट में आ चुका है। बंडल शीट में इसका कौन इंतजार कर रहा है इतनी देर से? रुबिस्को।
वो वेट कर रहा है कि मुझे CO2 दो तो मैं केल्विन साइकिल करूं, मैं शुगर बनाऊं। तो ये एसिड क्या करती है बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं सारे स्टेप्स को हाईलाइट कर देती हूँ। पहला स्टेप आया फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। दूसरा आया डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि जब ये डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो यहां से CO2 रिलीज होगा। ये CO2 से केल्विन साइकिल चलाने के लिए यहाँ पे रुबिस्को वेट कर रहा था। रुबिस्को इस CO2 को पकड़ेगा, फिक्सेशन करेगा, केल्विन साइकिल चलाएगा, आपको शुगर मिलेगी। इसीलिए कभी आपसे पूछा जाए क्या C4 प्लांट में शुगर C4 साइकिल से बनती है, नहीं, C3 साइकिल से। प्लांट कैसा भी हो, शुगर तो C3 साइकिल से ही बनती है, C3 साइकिल को ही बनानी आती है, रुबिस्को को ही बनानी आती है। हाँ, उस तक CO2 पहुंचाने के चक्कर में मुझे इतना बड़ा C4 पाथवे करना पड़ गया, पर शुगर मुझे किसने बना कर दी, केल्विन साइकिल ने बना कर दी। ये बात याद रखना, इट इज द बेसिक पाथवे, इट इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ C3 एंड C4 प्लांट। ये क्वेश्चन आएगा, बता रही हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 रिलीज हुआ, CO2 किसने पकड़ा, केल्विन साइकिल के रुबिस्को एंजाइम ने, उसने अपना काम कर लिया, कोई टेंशन नहीं। एक बार ये पूरा पाथवे चला है तो समझो बेटा, यहां पर मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में 4 कार्बन है, जिसमें से सिर्फ ओनली 1 कार्बन है जो एटमॉस्फेयर से आया है। ये बात याद रखना, यानी एक बार जब ये साइकिल चलती है तो सिर्फ 1 CO2 मिलता है रुबिस्को को। पूरी शुगर बनाने के लिए 6 कार्बन लगते हैं, 6, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो ये साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी, 6 बार। भूलना मत, अगर मैं C4 पाथवे के स्टेप्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको ये बात याद होनी चाहिए अच्छे से कि अगर आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो ये साइकिल भी 6 बार चलानी पड़ेगी, क्योंकि हर बार आप बाहर से एटमॉस्फेयर से सिर्फ 1 CO2 लाके दे पा रहे हो, बाकी 3 तो पीईपी के हैं। एटमॉस्फेयर वाला तो एक ही है, और प्लांट अपने खुद के CO2 क्यों देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, उसको हवा से चाहिए। तो आपको 6 बार ये साइकिल चलानी पड़ेगी 6 CO2 देने के लिए, तब जाकर एक ग्लूकोज बनेगा। क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, आपको 6 कार्बन लाकर देने हैं हवा से, ठीक है। आपने पहला कार्बन दे दिया, वापिस इधर आओ, आपने पहला कार्बन दे दिया, रुबिस्को अपना काम कर रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 4 कार्बन का एसिड था, जिसमें से 1 कार्बन आपने दे दिया, बचा क्या, 3 कार्बन का एसिड। इस 3 कार्बन के एसिड का नाम होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में बना था ना 3 कार्बन, ये वही वाला पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड बन गया। इस पायरुविक एसिड को वापस कहाँ लेके जाओगे, वापस लेकर आओगे मीजोफिल सेल में। क्यों, ये पीईपी दोबारा चाहिए बेटा। अगर आप इस पीईपी को दोबारा रीजेनरेट नहीं करोगे तो हवा में से नया CO2 कौन पकड़ के लाएगा, इतने एक्स्ट्रा पीईपी नहीं है प्लांट के पास। पहले पीईपी ने CO2 पकड़ के आपको दिया, उस चक्कर में बेचारा पीईपी खुद किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। आपको ये पीईपी वापस बनाना पड़ेगा, वरना नया CO2 कौन पकड़ के लाएगा। तो ये जो पायरुविक एसिड बना है, इसे आप वापस भेजते हो मीजोफिल सेल में, और इससे आप पीईपी को वापस रीजेनरेट करते हो। तो ये आता है आपके पास तीसरा स्टेप, ये आता है आपके पास तीसरा स्टेप, इसको याद रखना। ये आता है आपके पास तीसरा स्टेप, इसको याद रखना। आपने पहले CO2 को फिक्स किया एक बार, आपने पहले CO2 को फिक्स किया एक बार, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, उसे मैलिक एसिड बनाकर बंडल शीट में लाए। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, CO2 रिलीज किया, डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 किसको दिया, रुबिस्को को, ताकि वो केल्विन साइकिल चला सके। बचा क्या, पायरुविक एसिड, उसे आप वापस लेकर आए ताकि आप रीजेनरेशन कर सके। रीजेनरेशन से आपने वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाया। अब एक बात सुन लो, इस रीजेनरेशन के स्टेप में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है PPDK, और वो रीजेनरेशन का एंजाइम ये काम फ्री में नहीं करता, इसको यहाँ पर 2 ATP लगते हैं। ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। बैलेंस या ATP कितना लग रहा है, कितना यूज हो रहा है, ये चीज हमें आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस पूरी साइकिल में और कहीं ATP नहीं लगता, लेकिन इसको रीजेनरेट करने वाला जो एंजाइम है वो बहुत नखरे वाला एंजाइम है, वो ATP मांगता है। वो रीजेनरेशन फ्री में नहीं करता, वो कहता है मुझे 2 ATP चाहिए। इस पूरे पाथवे में और कहीं ATP नहीं लग रहा। हाँ, केल्विन साइकिल के अपने ATP लगेंगे, वो बात बिल्कुल भी मत भूलना। केल्विन साइकिल जब चलेगी, तो केल्विन साइकिल में आपको स्टार्टिंग में ही बताकर आई थी कि जब एक केल्विन साइकिल चलती है तो एक बार C3 साइकिल चलती है तो 3 ATP का खर्चा होता है, 2 रिडक्शन में, एक रीजेनरेशन में, और 2 NADPH2 का खर्चा होता है। ये बात मैं पहले लिखवा कर आई हूँ। तो केल्विन साइकिल का जो खर्चा है वो सही है अपनी जगह। उसके सिवाय इस पूरे पाथवे में सिर्फ इस स्टेप में 2 ATP लगता है और कहीं कोई खर्चा नहीं है। क्लियर है, पूरा C4 पाथवे हमें अच्छे से क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो ओवरऑल रिएक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि वो समझना ना बहुत जरूरी है कि हमने इस स्टेप में शुगर बनाया, तो शुगर बनाया कैसे,
किसने हमारी मदद की? शुगर कौन बनाता है बेटा? केल्विन साइकिल, याद रखना। शुगर हमेशा कौन बनाता है? केल्विन साइकिल। तो कभी भी ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाती है तो केल्विन साइकिल की लिखी जाती है। मैं मानती हूं हम यहाँ पे C4 प्लांट की बात कर रहे हैं, पर C4 प्लांट में भी बेटा शुगर तो केल्विन साइकिल ही बनाएंगे ना। बेसिक पाथवे तो मेरे पास केल्विन साइकिल है, तो मुझे उसी की मेजरली बात करनी है। केल्विन साइकिल पे मेरे पास एक RuBp का मॉलिक्यूल होता है। उस RuBp के मॉलिक्यूल को मुझे एक CO2 देना होता है, कुछ एनर्जी देनी होती है ATP के फॉर्म में, कुछ एनर्जी देनी होती है NADPH2 के फॉर्म में। मैं ये सारी चीजें देती हूं, तो बदले में मुझे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है। ठीक है, जितने RuBp दिए थे एज इट इज उतने RuBp दोबारा रीजनरेट हो जाने चाहिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। जितने ADP दिए थे उतने ADP और PI बाहर आने चाहिए। जितने NADPH2 दिए थे उतने NADP पॉजिटिव बाहर आ जाने चाहिए चुपचाप, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब लिखो इसको, लिखो इसको। मुझे क्या बनाना है? सुनो, मुझे क्या बनाना है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। ये बात पक्का पक्का है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, यानी मुझे हवा से 6 कार्बन, एटमॉस्फेयर से 6 कार्बन मंगवाने पड़ेंगे। इन 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए मुझे RuBp के 6 मॉलिक्यूल लगेंगे। पूरी रिएक्शन कैसी भी हो, लेकिन केल्विन साइकिल के अंत में ये 6 के 6 RuBp वापस आ जाने चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस 6 CO2 से मैं एक ग्लूकोज बना लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां तक हमें समझ में आता है। अब हिसाब किताब करना है ATP और NADPH2 का। बेटा ये सिर्फ केल्विन साइकिल होती या C3 प्लांट की अगर मैं बात कर रही होती, तो मुझे पता है कि 3 ATP मतलब 6 × 3 18 ATP। मैंने आपको लिखवाया भी था कि 18 ATP लगते हैं, और एक बार केल्विन साइकिल होती है तो 2 NADPH2 लगते हैं, 6 बार चलेगी तो 12 लग जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? C4 प्लांट की। और C4 प्लांट में 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 2 ATP एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो आपको ये 2 ATP हर बार ज्यादा गिनने हैं। यानी कि अगर मैं C4 प्लांट की आपसे बात करती हूं, तो एक बार ये C4 पाथवे चलाएं, अगर हम एक बार ये C4 पाथवे चलाएं, तो 2 ATP ये वाले और 3 ATP केल्विन साइकिल वाले बेटा 5 ATP लगते हैं। एक बार ये साइकिल चलाने के 5 ATP लगते हैं। NADPH2 में कोई चेंज नहीं है, NADPH2 उतना ही है 2, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी। पर इन 3 ATP के सिवा 2 ATP एक्स्ट्रा, यानी टोटल 5 ATP लगते हैं। एक बार C4 प्लांट अपनी साइकिल चलाता है तो 5 ATP और 2 NADPH2 लगते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, अगर एक बार 5 ATP लगते हैं तो 6 बार साइकिल चलेगी, तो एक बार 5 ATP लगते हैं, 6 बार साइकिल चलेगी तो 6 बार साइकिल चलेगी तो 6 बार साइकिल चलेगी तो 1 मिनट मुझे इसको इरेज करने दो। 6 बार साइकिल चलेगी तो 6 × 5 30 ATP लगेंगे। ये चीज यहां पर डिफरेंट है। कितने ATP लगेंगे? 30 ATP लगेंगे। NADPH2 में कोई दिक्कत नहीं है, वो एक साइकिल में 2 ही लगते हैं, और 6 बार साइकिल चलेगी तो 12 NADPH2 लगेंगे। पर ATP चेंज हो गए, क्योंकि C4 पाथवे में बेटा 5 ATP, ये बात याद रखना है। डेटा जितना अच्छे से याद रखोगे उतनी आपकी मदद होने वाली है। अब सोचो 30 ATP लगे तो 30 ADP और PI बाहर आ जाएंगे, और 12 NADP पॉजिटिव आपके पास बाहर आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं? ATP से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। CO2, ATP, NADPH2, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके सिवा अगर क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि सबसे पहली बार CO2 को एक्सेप्ट किसने किया था? C4 पाथवे में जब एटमॉस्फेयर से CO2 आया था तो सबसे पहली बार उसको एक्सेप्ट किसने किया था? फोस्फोइनोल पाइरूवेट ने किया था। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। और फाइनली CO2 को एक्सेप्ट किसने किया था? RuBp, है ना। दोबारा जब आप आए, उसको लेकर आए, बंडल शीट सेल तक लेकर आए, फाइनली उस CO2 को किसने उठाया? RuBp। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि C4 में 2 बार CO2 फिक्स होता है। पहली बार मीजोफिल में होता है तब PEP करवाता है, दूसरी बार बंडल शीट में होता है तब RuBp करवाता है। तो दोनों ही करवाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहला स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन के बाद, तो ये भी आप याद रखना, विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब तो खैर याद हो ही गया होगा, 4 कार्बन का है, इसीलिए C4 पाथवे बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। यही कुछ मेजर एरियाज होते हैं बेटा जहां से क्वेश्चन बनता है। पेप्केज एंजाइम से क्वेश्चन बन सकता है, पेप्केज मीजोफिल में होता है या रुबिस्को में होता है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो पेप्केज कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल में है। रुबिस्को कहाँ है? बंडल शीट में। ये चीज मैंने लिख दी है वैसे यहाँ पे, ये रही।
बंडल शीट में रुबिस्को मिलेगा, मीजोफिल में पेप्केज मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला CO2 फिक्सेशन पेप्केज करता है, दूसरा वाला रुबिस्को करता है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन कि C4 प्लांट है तो क्या उसमें C3 साइकिल होगी, बिल्कुल होगी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ATP NADPH2 से आ सकता है, तो वो तो हमने डिस्कस यहाँ पर कर ही लिया है। PYQs देखेंगे, 3 बार पिछले 5 साल में क्वेश्चन आया और आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी यहीं पर मेरे साथ सॉल्व करके देखिए, क्वेश्चन क्या आया था, आपको 2 स्टेटमेंट दी थी। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पहला एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 किसने एक्सेप्ट किया, मीजोफिल सेल में बैठा था PEP यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, उसने एक्सेप्ट किया। और ये कहाँ मिलता है, ये मीजोफिल सेल में मिलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 हमें क्या कह रहा है, मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम। मीजोफिल सेल में रुबिस्को नहीं मिलता C4 प्लांट के लिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रुबिस्को तो हमने डब्बे में बंद कर कर कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, उसको बंडल शीट में रखा हुआ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है। 2022 में ये क्वेश्चन आया था, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेटा आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है ये बात? आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 2021 में आया था, तो लगातार दोनों साल रिपीट हुआ था। आपसे पूछा था सोरगम में CO2 फिक्सेशन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है। CO2 फिक्सेशन से आपको सीधा सीधा समझना था कि डार्क रिएक्शन की बात चल रही है। सोरगम से आपको सीधा सीधा समझना था कि C4 प्लांट की बात चल रही है। सोरगम एग्जाम्पल से समझना बहुत जरूरी था। तो C4 प्लांट में जब आप डार्क रिएक्शन C4 पाथवे की बात करते हो, पहला स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का PEP CO2 को फिक्स करता है, और पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है, विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इतना सिंपल क्वेश्चन, इन्हीं चीजों पर क्वेश्चन आता है, और हमने तो काफी डिटेल पढ़ लिया, तो हमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। 2017 में देखो कैसा क्वेश्चन आया था, phosphoenol pyruvate is the primary CO2 acceptor in। phosphoenol pyruvate प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर किसका है, C4 प्लांट्स का है। C2 में तो नहीं, क्योंकि C2 में तो कभी भी पेप्केज नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं। C4 में होता है, C3 में नहीं होता, क्योंकि C3 में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, RUBP है। तो ऐसा हमें C4 में देखने को मिलता है। मतलब आप पहले भी जाएंगे ना तो क्वेश्चन 17-16 आपको मिल जाएगा, और क्वेश्चन इतने ही डायरेक्ट आते। अगर आपके पास अब 2024 में आए, जो आ सकता है, क्योंकि 21-22 के बाद 23 में नहीं आया, अब 24 में आने के पूरे पूरे चांस है इसके। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, आपने हर तरीके के क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपको टॉपिक को लेकर क्लैरिटी मिली हो। हम C3 साइकिल को भी डिस्कस करेंगे, जल्दी करेंगे, कुछ अगले ही फंडा ऑफ द डे में शायद इसको कर ले। बट आप तैयारी करते रहिए, रिविजन करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एंड आई एम श्योर यू विल रीच टुवर्ड्स योर गोल, है ना। हिम्मत मत हारो, मेहनत करते रहो, और हम मिलेंगे जल्दी अगले फंड ऑफ द डे के साथ। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।